तो अगर हम लोग सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करेंगे, तो उसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। पहला तरीका होता है जिसको हम लोग बोलेंगे दीज़ आर द पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मीनिंग ये होता है कि इसमें मेनी हाइड्रॉक्सी ग्रुप होते हैं, तो वो कंटेनिंग एल्डिहाइड होता है, वो कीटोन्स होते हैं। या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करेंगे ऑन द हाइड्रोलिसिस, राइट? तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? वी विल राइट डाउन CN, उसके बाद में H, 2N और ON, राइट? अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, देन वी कैन राइट डाउन C, दिस इज द H2O और पूरा का पूरा कितना हो जाता है? दिस इज द N, राइट? तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का। तो ये हो गया है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट। मतलब जितने भी इस एम्पिरिकल फार्मूला को फॉलो करते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हमेशा नेचर में एक्सेप्शन होते ही होते हैं। और एक्सेप्शन क्या होते हैं कि कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपीयर होते हैं एज अ हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। इनको हम लोग बोलेंगे, मतलब सिंपली ये क्या फॉलो कर रहे हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जिसमें से सबसे क्लासिक एग्जांपल है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, तो पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो। इट इज C2, उसके बाद में O4, सॉरी, C2H4 एंड O2। ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है, जो कि एग्जैक्टली किसके जैसा है? empirical formula of the carbohydrate, but it is not the carbohydrate। फिर एक दूसरा एसिड होता है जिसका नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड, राइट? तो लैक्टिक एसिड में फिर ये जो C3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? H6 एंड यहाँ पे होता है O3। तो बेसिकली ये दोनों भी कंपाउंड है जो कि फॉलो कर रहे हैं इंपिरिकल फार्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट, बट दे आर नॉट द कार्बोहाइड्रेट, राइट? फिर उसका उल्टा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो इंपिरिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला, और उसके लिए हमारा सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है, इट इज कॉल्ड एज रैमनोहेक्सोज। रैमनो हेक्सोज, ओके। अब ये जो रैमनो हेक्सोज, हेक्सोज इसको बोलेंगे जिसके पास में 6 कार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पे कंटेनिंग द 6 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे उसके पास में? 12। लेकिन ये इंपिरिकल फार्मूला फॉलो नहीं करता है। मतलब इसके पास में ऑक्सीजन होते हैं, दीज आर ओनली 5 ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ जो नेक्स्ट होता है, इट इज द डीऑक्सी राइबोज, राइट? तो अगर हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, इट इज द डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज में हम लोग देखेंगे, इट इज C5, तो H कितना हो जाएगा? 10। ओके, सो वी विल राइट डाउन, इट इज C5 H 10। तो और O कितने रह जाएंगे हमारे? ओनली ओनली 4। ओके, सो ये हो गए है हमारा रिगार्डिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर हमारे ऑप्शंस में रहा ऐसा, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड वी कैन राइट इट डाउन हियर। N शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम से कम होना चाहिए 3, राइट? फिर भी 3 के में लैक्टिक एसिड आ रहा, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया है रिगार्डिंग द डेफिनेशन एंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या है? तो बेसिकली दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। ओके, मतलब सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज वन ऑफ द ओनली एनर्जी सोर्स फॉर द सेल, क्योंकि सेल कौन सा किसको अपटेक करता है? ग्लूकोज का अपटेक चलता है। और उसमें भी हमारे जो आरबीसीज होते हैं, वो फास्टिंग कंडीशन हो या फिर फेड कंडीशन हो, दोनों भी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही यूटिलाइज करते हैं, राइट? फिर जो ये जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहता है इन आवर सेल एज वेल एज द
प्लांट सेल में भी रहता है और इट इज इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज और स्टोर्ड एनर्जी रहती है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, राइट। तो ये यहाँ ये भी हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स के साथ में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में। सबसे पहला यहाँ पे जो क्लास आता है इट इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब वन एंड सैकेराइड मतलब शुगर। ओके, तो जिसमें सिर्फ एक ही शुगर हो वो होता है हमारा मोनोसैकेराइड। फिर आते हैं हमारे ओलिगो सैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स यूजुअली हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। ओके, एक पहला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाई सैकेराइड। डाइसैकेराइड्स एंड जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई सैकेराइड्स, राइट। अब ये जो डाइसैकेराइड होते हैं उनमें कितने शुगर्स होते हैं? मतलब ये जो डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि मिल के बने वाले हैं टू शुगर से। सो वी कैन से जब हम लोग इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हम लोगों को मिलेंगे टू मोनोमर्स ऑफ द शुगर। फिर वो मोनोमर्स अलग-अलग भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। तो हमारे जो डाइसैकेराइड्स है उनके क्लासिक एग्जांपल कौन से हैं? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो ये एग्जांपल्स होते हैं डाइसैकेराइड्स के। तो हमारा जो ट्राइसैकेराइड्स है दीज आर मेड अप ऑफ द थ्री शुगर्स। तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइसैकेराइड्स। ओके, और फिर आता है हमारा कौन सा वाला है पॉली सैकेराइड्स। मतलब अगर ओलिगोसैकेराइड्स हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 2 से लेकर 10 तक शुगर होते हैं, शुगर मोइटी से बने वाले होते हैं। इनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड मीन्स ओनली कंटेनिंग 1, ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स फ्रॉम 2 टू 10। फिर यहाँ पे कैसे चलते जाएंगे? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्राज, ओके, हाँ, पेंटासैकेराइड। तो ये कहलाते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड। एंड जो पॉलीसैकेराइड होते हैं व्हिच आर कंटेनिंग मोर देन द 10 शुगर मोइटीज, ओके, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो अगर पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस अगर हम लोगों ने किया तो हम लोगों को क्या मिलेंगे? इंडिविजुअल शुगर्स मिलेंगे। अगर वो सेम टाइप के शुगर रहे तो उनको हम लोग बोलते हैं होमोपैली पॉलीसैकेराइड। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर्स मिले ऑन हाइड्रोलिसिस तो उनको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। So today we will try to cover regarding the monosaccharide। तो अब सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। दिस इज बेस्ड, पहला जो क्लासिफिकेशन होता है मोनोसैकेराइड का, दिस इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप पे प्रेजेंट रहते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है? जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डोजेस। एंड जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोजेस, राइट। सो वी विल राइट इट डाउन एज अ अल्डोज, अल्डोजेस। एंड दूसरा वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोजेस। तो जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो आता है दिस इज कम्स अंडर द अल्डोजेस। और जो फ्रुक्टोज होता है दिस फ्रुक्टोज विल कम अंडर द कीटोजेस, राइट। फिर जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। ये अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रायोजेस। 4 कार्बन एटम रहे तो टेट्रोजेस, 5 रहे तो पेंटोजेस। ऐसे आगे चलते रहेंगे। 6 वाला हेक्सोजेस, 7 वाला हेप्टोजेस एंड 9 वाला नैनोजेस। तो अगर हम लोगों ने मोनोसैकेराइड को कैसे क्लासिफाई किया वाला है? बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम में जो ट्रायोजेस और टेट्रोजेस होते हैं इनमें या तो अल्डोजेस हो सकता है या फिर कीटोजेस, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर कीटोन प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो सबसे पहला वाला ट्रायोजेस मतलब कितने कार्बन है उसमें? नाउ इट इज कंटेनिंग द 3 कार्बन वाले को हम लोग बोलेंगे ट्रायोजेस। इसका जो अल्डिहाइड वाला कहलाता है ग्लिसरल्डिहाइड एंड कीटोजेस वाला डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, तो
ये अच्छे से याद रखना है, बाकी तो हम लोग याद रह ही जाता है। पहला वाला अल्डोजेस कौन सा वाला है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। और तीसरा कीटोजेस जो होता है दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर जिसमें 4 कार्बन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेट्रोज, राइट? तो इसका जो अल्डोज होता है इट इज द इरिथ्रोज, और जो कीटोज होता है इट इज द इरिथ्रोलोज, राइट? बाद में जो 5 कार्बन कंटेनिंग होता है, जिसमें हम लोग क्लासिक एग्जांपल होता है राइबोज का। ओके, तो अल्डोज मतलब राइबोज, और कीटोजेस में आता है राइबुलोज। और वैसे ही सेकंड वाला देखेंगे इट इज द जाइलोज, एंड दूसरा होता है हमारा कीटोजेस, दिस इज द जाइलुलोज, राइट? फिर हमारे सबसे काम के वाले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोजेस। तो हेक्सोजेस में कौन कौन आते हैं? अल्डोजेस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड द मैनोज। तो ये याद रखना है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज ये सारे कौन से हैं? अल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। और कीटोजेस में कौन सा आता है हमारा? फ्रुक्टोज। और ये हो गए C7 दैट इज द हेप्टुलोज, सॉरी हेप्टोज। तो हेप्टोज का में जो कीटोज आता है इट इज कॉल्ड एज द सीडो हेप्टुलोज, राइट? तो ये हमारे मोनोसैकेराइड्स के ये होते हैं क्लासिफिकेशन, हम लोगों ने देखा था बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, अब हम लोग इनके बारे में एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला वाला हमारा कौन सा था? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड किस में आता है? दिस कम्स अंडर द ट्रायोजेस। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे हम लोग कहाँ पे फाउंड होता है? पाथवेज में हमेशा मिलता है। ओके, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, तो ये मिलता कहाँ पे? ग्लिसरॉल्डिहाइड इन द सेल्स एज द फॉस्फेट मिलता है। ये कभी पढ़ा नहीं था ना? हाँ, तो ये मिलता है इन द सेल्स एज अ फॉस्फेट। फॉर एग्जांपल, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ये इंटरमीडिएट होता है इन द ग्लाइकोलिसिस। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म चलेगा साथ में तब हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? सेकंड जो होता है दिस इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसिड ये वाला कौन सा हो गया? अल्डोज। और ये वाला कौन सा हो गया है? दिस इज द कीटोज। कीटोज ये भी मिलता है इन द फॉस्फेट के फॉर्म में। ओके, तो ये जो 1 फॉस्फेट होता है इट इज आल्सो इंटरमीडिएट इन द ग्लाइकोलिसिस, राइट? फिर उसके बाद में आते हैं 4 वाले, दिस आर द टेट्रोजेस। टेट्रोजेस में जो पहला होता है इट इज द डी इरिथ्रोज। डी इरिथ्रोज मतलब कौन सा हो गया है? अल्डोज। ओके, और फिर इरिथ्रोलोज बोले तो क्या हो जाएगा? कीटोज हो जाएगा। ओके, सो डी इरिथ्रोज ये तो सेल्स में वाइड स्प्रेड होता है। उसका जो 4 फॉस्फेट होता है वो इंटरमीडिएट रहता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। मतलब 6 अपना कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मतलब किसका मेटाबॉलिज्म? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। फिर उसको तोड़ते जाएंगे तो कम कम होते जाएगा ना, इसलिए फिर ये इंटरमीडिएट होते हैं। ओके, फिर जो हमारा पेंटोजेस पे जाते हैं, पेंटोजेस में आता है ये हम बहुत ही काम का है। इट इज द डी राइबोज एंड डी ऑक्सीराइबोज, राइट? तो ये जो डी राइबोज है इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द आरएनए एंड द न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो आरएनए और न्यूक्लियोटाइड है मतलब हम लोग इसका बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर का तो मतलब आरएनए का स्ट्रक्चर में तो प्रेजेंट होता ही है, और ये न्यूक्लियोटाइड के कोएंजाइम में आता है, जैसे कि एटीपी, एनएडी प्लस एंड एनएडीपी प्लस। ओके, फिर आता है हमारा डी ऑक्सी राइबोज। ओके, देखो पेंटोजेस हम लोगों को कितने सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये डी ऑक्सी राइबोज। तो डी ऑक्सी राइबोज कहाँ पे मिलता है? डीएनए में। तो ये बनने काम में आता है डीएनए। तो मतलब हम लोग ऐसा लगता है ना कि सिर्फ हेक्सोज ही काम का होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग हमारे पेंटोज भी बहुत ज्यादा काम के होते हैं, उसके बिना हमारा लाइफ चल ही नहीं सकता है। फिर आते हैं डी राइबुलोज। ओके, ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, और ये आता है एचएमपी शंट बोला जाता है, एक पाथवे है। ओके, उसमें ये बनता है। फिर आता है हमारा डी जाइलोज, देन डी सॉरी एल जाइलुलोज। ओके, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और गम्स के हैं। ओके, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के फंक्शंस में ये वर्क करते हैं। फिर हमारा कौन सा है? जाइलुलोज। ये इंटरमीडिएट होता है यूरेनिक एसिड पाथवे का। ओके, और वो एक्सक्रीटेड होता है इन द यूरिन एज
और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटोसूरिया। ओके, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंटोजेस। तो हमारा और काम का कौन सा वाला है, दीज आर द हेक्सोजेस। तो हेक्सोजेस में सबसे पहला होता है हमारा डी ग्लूकोज। ओके, डी या एल ग्लूकोज क्यों नहीं होता है? अब उसमें, हाँ, अब यहाँ पे आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री अगेन। कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये कंस्टिट्यूएंट होता है पॉलीसैकेराइड का। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के मोनोमर्स का ज्वाइन हो के क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बनेगा। जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है, स्टार्च बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, या फिर सेलुलोज बनता है। और इससे भी क्या बनते हैं, हमारे डाइसैकेराइड भी बनते हैं, जैसे कि माल्टोज माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज। जैसे सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है। ओके, लैक्टोज में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होता है, राइट। तो इनसे मिलके ये हमारे दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी बनते हैं। और दिस इज द शुगर फ्यूल ऑफ द लाइफ। और एक्सक्रीट कैसे होता है, यूजुअली एक्सक्रीट होता ही नहीं है, यूटिलाइज होता है। ओके, लेकिन वो कब जाएगा एक्सक्रीशन, इन थ्रू यूरिन इन द डायबिटीज कंडीशन में होता है। ओके, अब काम की चीजें आ रही, फिर से एक बार चालू हो गए। ये तो गैलेक्टोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ के रखे वाला है। गैलेक्टोज क्या है, इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लैक्टोज। मतलब गैलेक्टोज प्लस शुगर इज, सॉरी, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज इज द लैक्टोज। ओके, इसलिए गैलेक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इन द ग्लूकोज। ओके, और अगर ऐसा फेलियर हो गया है तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ गैलेक्टोसेमिया। ओके, फिर आता है हमारा डी मैनोज। ओके, ये जो डी मैनोज है वो प्लांट का पॉलीसैकेराइड है, इसलिए। और हाँ, आगे हम लोग देखने ही वाले हैं उसका नाम कहाँ से आया, क्या चीजें हुई वाली है। ओके, और ये इसेंशियल होता है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीसैकेराइड। फिर आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज काम का है क्या, बस ग्लूकोज के साथ साथ में उसको हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग शुगर खाते हैं, वो कौन सी शुगर होती है, क्रिस्टल वाली, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलके बने वाला है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलके बने वाला है। तो ये अगर नेचर में देखा जाएगा, इट इज फाउंड इन द फ्रूट्स एंड द हनी। और ये कंस्टिट्यूएंट होता है सुक्रोज एंड इनुलिन का। ओके, और ये भी इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में। फिर आते हैं हमारे हेप्टोजेस। ओके, जिसमें कौन सा वाला है, इट इज द सीडोहेप्टुलोज, जो कि फाउंड होता है इन द प्लांट्स। ओके, और इसका जो 7 फॉस्फेट होता है वो इंटरमीडिएट होता है HMP शंट में, और साथ में फोटोसिंथेसिस में भी काम में होता है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ द मोनोसैकेराइड। ओके, फिर इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके केमिस्ट्री पे। तो सबसे पहले जाएंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसैकेराइड। ओके, पहले हम लोग बात करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। पहले तो एकदम रिंग स्ट्रक्चर उसका होता नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनके पास में 4, 5 या फिर 6 कार्बन के बने वाले हैं, वो होते हैं फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से उनका फिर हो सकता है साइक्लाइजेशन। ओके, और साइक्लाइजेशन में कौन इन्वॉल्व रहता है, देयर विल बी द अल्डिहाइड या फिर जो कीटो ग्रुप्स रहते हैं। अब हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स देखे वाले ग्लूकोज के वगैरह, तो क्या मिल रहा है, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स है। फिर ये वाला कौन सा हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया या अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHO, मतलब कौन सा है, अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो ये, हाँ, तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो खुद के ही हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, रिंग फॉर्म कर देता है। और इसलिए क्या बोला है हम लोगों ने, अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो होते हैं वो रिएक्ट विद द ओन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दे फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो वो कितने टाइप के रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है हेमी कीटल रिंग और दूसरा होता है हेमी एसिटल रिंग। ओके, तो एज नेम इंडिकेट, कीटल मतलब रिएक्शन ऑफ द कीटोन विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो अपने को कौन सा मिल जाएगा, हेमी कीटल। और दूसरा एसिटल मतलब किसका वाला, अल्डिहाइड का किसके साथ में, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में। ओके, बिल्कुल अपन उसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में देख रहे हैं और नाम के साथ में भी देख रहे हैं। ओके, हेमी कीटल मतलब कौन रिएक्ट होने वाला है, अल्डिहाइड और कीटोन,
किसके साथ में? हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में, राइट। हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में अगर कीटोन रिएक्ट हो गया तो रिंग जो फॉर्म हो रही है वो कौन सी है? हेमिकीटल। और जो अल्डेहाइड और अल्डेहाइड के साथ में रिएक्ट हुआ तो फॉर्म हो जाता है हेमी एसिटल। ओके, और ये जो हेमी एसिटल एंड ये कौन सा है? हेमी कीटल। ओके, सॉरी उल्टा बोला क्या मैंने? हाँ, तो ये वाला हमारा कौन सा है? इट इज द हेमी एसिटल। तो ये जो बनता है, राइट, हाँ, यहाँ पे कीटल होना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल होते हैं, ये अगर नहीं रहे तब हमारा फिर से एक प्रॉब्लम आता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग वाला, विच इज रिलेटेड विद द हेमी कीटल एंड द हेमी एसिटल के साथ में। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि अभी बाद में जब हम लोग इस पे जाएंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग टाइप ऑफ शुगर्स, क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग का मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल के फॉर्म में आया तो फिर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि हम लोग वो पढ़ के नहीं रखने वाला होता है। तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे दो टाइप के साइक्लाइजेशन होते हैं। तो पहला वाला जो फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड एज द पायरानोज रिंग। पायरानोज रिंग का मतलब क्या है? इट इज 6 मेंबर्ड रिंग होता है, जिसमें से 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा? दिस इज द पायरन रिंग। फिर दूसरा वाला रिंग होता है वो हम आप लोगों ने सब लोगों ने कौन से टॉपिक में पढ़ के रखा था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ के रखा था। तो फ्यूरान मतलब जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है, 5 साइडेड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है एज अ पायरानोज रिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ग्लूको पायरानोज, राइट। और जो हमारा फ्रुक्टोज होता है वो एग्जिस्ट करता है एज अ फ्यूरानोज रिंग में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फ्रुक्टोफ्यूरानोज। देखो, छह के छह, सॉरी, ये हमारे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों भी कितने मेंबर्ड है? 6 मेंबर्ड है। लेकिन जब ग्लूकोज ने जाके रिंग बनाया तो कितना मेंबर का बनाया? 6 मेंबर का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द, और कौन सी रिंग बनाई उसने? पायरानोज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज। लेकिन फ्रुक्टोज भी कितने मेंबर्ड का था? 6 मेंबर्ड का। लेकिन उसने जब रिंग बनाया तब कितने मेंबर की? 5 मेंबर की बनाई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ओके, तो समझ में आ गया? तो ये वाला हमारा रिंग स्ट्रक्चर के बारे में था। अब चालू होता है हमारा आइसोमेरिज्म इन द कार्बोहाइड्रेट। आइसोमेरिज्म देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसमें चारों अलग ग्रुप्स जो उसके साथ में अटैच होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज असिमेट्रिक कार्बन। और रूल ये होता है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो डिपेंडेंट रहेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ द कायरल कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट, राइट। और उसके लिए रूल क्या है? 2 रेज टू द पावर n, और वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में देखते हैं, उसका ग्लूकोज का नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला जो पार्ट है इसमें 4 अलग अलग लगे वाले हैं, मतलब कौन से पोजीशन पे है? 2 3 4 एंड 5 पोजीशन पे ये लगे वाले होते हैं। तो इसके लिए ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 रेस टू द पावर, सॉरी कितने 4 है ना, 2 रेस टू द पावर 4 मतलब कितना हो जाता है? 16। ओके, तो टोटल कितने होने चाहिए? 16 होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये किसमें है? इट इज, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है क्या ग्लूकोज का? नहीं ना। हाँ, दूसरा कौन सा वाला है? साइक्लिक भी होता है। तो साइक्लिक में जाके चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनोमर। एक एक्स्ट्रा का जब बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनोमर। तो याद रखना ओपन चेन में कितने हैं? देयर आर द 4 असिमेट्रिक कार्बन है। लेकिन हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज कौन से फॉर्म में चला जाता है? साइक्लाइजेशन करता है तो वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द पायरानोज फॉर्म में। ओके, मतलब यहाँ पे और एक आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। साइक्लाइजेशन करने की वजह से उसके पास में एक एक्स्ट्रा कार्बन कायरल कार्बन आ जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे एनोमरिक कार्बन।
और मतलब टोटल कितने हो गए अभी 5, राइट। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला हो गया, दिस इज फॉर द, वी कैन से दिस इज फॉर द स्ट्रेट चेन के लिए होता है। ओके, सो दिस इज फॉर द स्ट्रेट चेन। लेकिन अभी एनोमर की वजह से यहाँ पे कौन बने वाला है, पायरोनस फॉर्म के फॉर्म बन गया। इसकी वजह से एन कितना हो जाएगा, रेस टू द पावर 5, और वो कितने हो जाते हैं, दैट इज द 32। ओके, 32 कैसे हो गया है, 16 इंटू 2, तो ये हो गए है 32। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। नाउ इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है ये हमारे कितने आइसोमर्स रहते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट के पीजी में भी आते हैं। ओके, सो नॉट जस्ट इन द और इसमें, तो नीट के पीजी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहलाता है हमारा आइसोमरिज्म इन द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कितने टाइप के आइसोमर्स रहते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कार्बन था, असिमेट्रिक कार्बन है। असिमेट्रिक कार्बन की वजह से दो टाइप की प्रॉपर्टीज आती है। पहली प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले, तो अभी देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब ये बहुत कंफ्यूज करेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट में रखता हूँ ताकि दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रहे, लाइन टू लाइन क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, तो दे आर कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब उसके लिए हमारा जो रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग लेते हैं, और वो रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। तो अगर हम लोग इसकी नंबरिंग देखते हैं, दिस इज द 1 2 एंड 3, राइट। ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब कौन सा वाला ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से चालू होता है, अल्डिहाइड से चालू हो जाता है। तो सेकंड, तो इसका जो कायरल कार्बन है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ओके, लेकिन इस को हम लोग इस साइड में भी लगा सकते हैं और उस साइड में भी लगा सकते हैं, राइट। अभी ये जो हमारा कायरल सॉरी ओएच ग्रुप है, ओएच ग्रुप कौन से साइड में रखे वाला है, इट इज ऑन द राइट साइड में हमारा है OH ग्रुप। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये जो OH ग्रुप दिखाई दे रहा है वो होता है लेफ्ट साइड में। तो इसलिए फिर इसका रूल क्या बनता है, अगर OH ग्रुप ऑन द राइट साइड, देन इट इज कॉल्ड एज द डी आइसोमर एंड डेक्स्ट्रो नहीं, अभी तक नाम लिया ही नहीं डेक्स्ट्रो, मैंने क्या बोला है, सिर्फ डी आइसोमर, राइट। डेक्स्ट्रो दैट इज स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, राइट। हाँ, बाद में अगर OH जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, देन इट विल कॉल्ड एज द एल आइसोमर। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ओके, तो ये हो गए हमारे, कौन सा वाला लिखा हम लोगों ने, डी एंड एल। ओके, कौन सा वाला, डी एंड एल, वो भी कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। ओके, दिमाग में चला गया ये। उसी के ऊपर से फिर हमारे आते हैं किसके, ग्लूकोज के भी रहते हैं। तो ग्लूकोज में हम लोग देखते हैं कि कौन से वाले पोजीशन पे आ गया, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे जो, ओके, तो ये वाला पोजीशन हो गया फिफ्थ पोजीशन पे। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। राइट साइड पे कौन सा वाला आ गया है, OH ग्रुप आ गया, मतलब कौन सा ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज हो गया। और यहाँ पे आता है दैट इज इन द एल एल ग्लूकोज। तो कौन सा वाला डी और एल बोल रहे हैं हम लोग, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, दिमाग में रहेगा क्योंकि बाद में स्मॉल डी एंड स्मॉल एल भी आने वाला है, राइट। उसके बाद में हम लोग जाएंगे एनोमर। अभी अभी मैंने बताया था एनोमर मतलब क्या होता है कि जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होना चालू हो जाता है, तब जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं एडिशनल, यहाँ पे हम लोग इसको वर्ड को हाईलाइट कर देंगे, एडिशनल असिमेट्रिक कार्बन, एंड दैट एडिशनल असिमेट्रिक कार्बन इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन। ओके, तो सिंपल सा है, समझ में आ गया। तो एनोमेरिक कार्बन का फॉर्मेशन का फंक्शन क्या होता है, तो सिंपली क्या हो रहा है, कार्बन विद द फंक्शनल ग्रुप बिकम द एनोमेरिक कार्बन। जैसे ग्लूकोज में अब कौन सा वाला हो रहेगा, C1,
तो ये वाला क्या बन जाएगा अभी? एनोमरिक कार्बन बन जाएगा, क्योंकि वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाने वाला है। तो और फ्रुक्टोज में कौन सा होता है? फ्रुक्टोज में यहाँ पे हम लोगों ने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं लिया वाला है। स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज में कीटोन कहाँ पे होता है? सेकंड वाले पे। ओके, तो इसलिए फ्रुक्टोज में ये होता है C2 इज द एनोमरिक कार्बन। दिमाग में फिक्स रहेगा। ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा वाला है? C1। एंड फ्रुक्टोज में कौन सा वाला है? C2। तो यहाँ पे ये जो एनोमरिज्म आता क्यों है? एनोमरिज्म आता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन ऑफ H एंड OH ग्रुप के वजह से आता है अराउंड द कार्बन एटम। ओके, और उसको हम लोग रेफर करते हैं एज अ अल्फा एंड द बीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया है? साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन की वजह से अब ये कौन सा बन गया है? ये वाला कौन है? डी ग्लूकोज। कौन से फॉर्म में? सिंपली अल्डिहाइड के फॉर्म में होता है। ओके, हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन से वाले कार्बन पे चालू है सारा किस्सा? 1 वाले कार्बन पे। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? एच एंड ओ एच का ओरिएंटेशन। ओके, मतलब पोजीशन, सॉरी पोजीशन नहीं, उसका ओरिएंटेशन। राइट, तो ये ओरिएंटेशन में जो चेंज हुआ वाला है, ये इसकी वजह से होता है हमारा अल्फा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द बीटा डी ग्लूकोज। और इसी को ही हम लोग दो अलग अलग फॉर्म में देखते हैं ना। ये वाला होता है हमारा, दिस इज ऑफ विच प्रोजेक्शन? फिशर प्रोजेक्शन। और दूसरा वाला होता है, दिस इज द हैवर्थ प्रोजेक्शन। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखना है? एनोमरिक जो कार्बन होता है वो किसकी वजह से बनता है? साइक्लाइजेशन की वजह से। और साइक्लाइजेशन के होने की वजह से एच एंड ओ एच का ओरिएंटेशन अलग अलग रहेगा, जिसकी वजह से बनेंगे हमारे अल्फा एंड द बीटा वन। राइट, तो ये हो गया है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ द एनोमर्स में कौन सा आएगा? अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज। फिर फ्रुक्टोज में भी अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड द बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये रिगार्डिंग द एनोमर। फिर दूसरा एक वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इपीमर्स। इपीमर्स ये वो मोनोसैकेराइड होते हैं वो जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम। ओके, तो एक कार्बन एटम के अराउंड में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इपीमर्स। इपीमर्स ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता है। इपीमर्स क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे अब हम लोग पहला वाला एग्जांपल देखेंगे। इट इज द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज का एग्जांपल है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एग्जांपल में नंबरिंग कहाँ से चालू होगा? यहाँ से। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। दिस इज 1 2 3 4। ओके, फोर्थ नंबर के कार्बन पे जाके अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है? राइट साइड में है। और गैलेक्टोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है? दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, बाकी सारी चीजें कैसी है? सेम। देखो, मतलब कितना अजीबोगरीब नेचर ने बना के रखे वाला है। स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा है? सेम है। बस किसकी पोजीशन चेंज हो गई है? दैट इज द फोर्थ वाले कार्बन पे किसका है? हियर OH इन लेफ्ट साइड। ओके, एंड इन ग्लूकोज OH इन द राइट साइड। और ये कौन से पूरे कार्बन पे हो रहा है? फोर्थ वाले। दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर कॉल्ड एज द C4 epimers। राइट, तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं C4 epimers। फिर दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, दैट इज द ग्लूकोज एंड द मैनोज। ग्लूकोज और मैनोज में भी तो नेचर ने ज्यादा कुछ भी नहीं किया वाला है। ओके, क्या बदल डाला? सिर्फ पोजीशन ऑफ द OH, सारी प्रॉपर्टी बदल गई। ओके, कहाँ पे मिलता है वो भी बदल गया। राइट, तो मतलब और हम लोग लगता है कि नेचर मतलब ऐसा ही सब कुछ बना देता है। राइट, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चेंजेस किस में आ रहे हैं? कार्बन नंबर 2 पे। यहाँ पे ग्लूकोज में OH है राइट साइड में, लेकिन मैनोज में OH है लेफ्ट साइड में। तो ये कौन सा इपीमर हो गया? इट विल बी कॉल्ड एज द C2 इपीमर। राइट, तो ये एकदम हम लोग बिल्कुल बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द C4 इपीमर्स ऑफ द ईच अदर। इसका मीनिंग क्या होता है कि C4 पे, हाँ, तो OH ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में रहेंगे। और ग्लूकोज और मैनोज आर द C2 इपीमर्स ऑफ द ईच अदर। राइट, तो ये हो गया है हमारा रिगार्डिंग द इपीमर्स। फिर आता है पहला वाला कौन सा था? एक बार मैं दिखा देता हूँ। राइट,
पहला आता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब आएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब ऑप्टिक्स मीन्स रिगार्डिंग द लाइट। तो जब हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट का मीनिंग क्या होता है? ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही हो, उसको अगर हम लोगों ने पास किया सॉल्यूशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट में से, तो सपोज ये इस तरीके से जा रही है, पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। रोटेट कहाँ पे हो सकता है? या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो आइसोमर्स बनते हैं, जो राइट साइड में रोटेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड जो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट कहाँ से पास हुई? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो या तो राइट में रोटेट करेगा, नहीं तो लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो किस साइड में रोटेट करता है उसके ऊपर से हमारे बनते हैं दो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एंड these optical isomers are called as the dextrorotatory, which is denoted by a symbol small d। अभी कैपिटल डी नहीं है, तो क्या है वो? स्मॉल डी है। और इट कैन बी स्मॉल डी और प्लस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब जो प्लेन पोलराइज राइट को राइट साइड में और वी कैन से क्लॉकवाइज को ये रोटेट करता है। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं हमारे लिवर रोटेटरी, विच आर डिनोटेड बाय स्मॉल एल, नॉट द कैपिटल एल, राइट। तो ये रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को टू द लेफ्ट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो हमारा डी ग्लूकोज होता है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। डी ग्लूकोज जो होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। एंड इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। और जो हमारा डी फ्रुक्टोज होता है वो होता है लिवो रोटेटरी। ओके, समझ में आया क्या? हाँ, अभी उसको जानने के लिए हम लोग और एक चीज देखते हैं कि अगर हमारा और बाय चांस जो अभी ग्लूकोज है, ग्लूकोज में दो हमारे इनैंशियोमर बने वाले हैं। कौन से है? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी मतलब कौन से साइड में? राइट साइड में ओएच ग्रुप है, राइट। तो ओएच ग्रुप अगर राइट साइड में है तो हम लोग लिख देते ग्लूकोज के बारे में, दिस इज आवर ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर ओएच ग्रुप राइट साइड में है तो कौन सा वाला फॉर्म हो जाएगा? डी वाला फॉर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन यही डी वाला ग्लूकोज अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा? स्मॉल डी लगाना पड़ेगा, या फिर क्या लगाएंगे? प्लस। मतलब ये हमारा यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख देता हूँ, स्मॉल डी, कैपिटल डी, एंड ये है हमारा ग्लूकोज। ऐसे बहुत बार देखा होगा ना आप लोगों ने स्ट्रक्चर में। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो डेक्स्ट्रो है, सॉरी ये वाला डी ग्लूकोज है, मतलब ओएच ग्रुप राइट साइड में है। और डेक्स्ट्रो है तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ओके, और बाय चांस ये सारी बाय चांस हुए वाला है, राइट। तो जो हमारा एल जो ग्लूकोज होता है, एल जो ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज कैसा रहेगा? लिव वो लिवो रोटेटरी नहीं होगा। ओके, बाय चांस वो है। समझा क्या बोला? ओके, हाँ। अपने दिमाग क्या बोल रहा है? अगर डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी ग्लूकोज का मीनिंग क्या होता है? मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ओके, ये वाला अपना डी ग्लूकोज है। अब ये डेक्स्ट्रो है क्या? बाय चांस वो डेक्स्ट्रो है। समझ में आया क्या बोला मैंने? और ये जो एल ग्लूकोज है वो बाय चांस लिवो है। ओके, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि कैपिटल डी वाला स्मॉल डी रहेगा, और जरूरी नहीं होता कि कैपिटल एल वाला स्मॉल एल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा में ही एग्जाम्पल में आ गया है डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज कैसा है? अब अगर नॉर्मल लॉजिक लगाते तो क्या होना पड़ेगा? लेकिन वो कैसा है? लिवोरेटरी। अभी दिमाग में आ गया? ओके, तो एल ग्लूकोज बाय चांस कैसा वाला है? इट इज द स्मॉल एल। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? वी विल पुट द निगेटिव साइन। तो फिर हम लोगों को लगता है ना, जब हम लोग स्ट्रक्चर में ऐसे देखते हैं, अब जब भी आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तब दिमाग में क्लियर होता जाएगा। निगेटिव साइन इंडिकेट लिवोरोटेटरी, कैपिटल एल इंडिकेट ओएच ग्रुप ऑन द राइट, सॉरी लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर। ओके, समझा? तो कैपिटल डी मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है। ओके, बाय चांस वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ओके, और एल मतलब लिवो रोटेटरी नहीं है, बाय चांस वो लिवो रोटेटरी है। और
अब फिर ये जो डी फ्रुक्टोज है, अब यही तीसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो दिस इज द डी फ्रुक्टोज। तो अगर ये डी फ्रुक्टोज है तो नॉर्मल अपना दिमाग क्या चलता है कि वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होना चाहिए, लेकिन है कैसा वो? लिवो रोटेटरी है। मतलब इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और वी कैन राइट इट डाउन एज अ नेगेटिव डी, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रुक्टोज, राइट। इन दो एग्जांपल से हम लोगों को समझ में आता है डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द हमारा कौन सा है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रहे, इसका मीनिंग ये थोड़ी ना होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव रहे। समझ में आ गया अभी? ओके, तो दैट्स व्हाई दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ये कुछ बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट हेक्सोसेस है। ओके, हेक्सोसेस मतलब कौन से वाले? मोनोसैकेराइड। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? दिस इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट शुगर इन द ह्यूमंस। ओके, वो मैमल्स में भी प्राइमरी मेटाबॉलिक फ्यूल होता है। उसका दूसरा नाम क्या है? अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। ओके, तो डेक्स्ट्रोज मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी, स्मॉल डी वाला, राइट। हाँ, अब ये इसको कंसिडर किया जाता है एज अ यूनिवर्सल फ्यूल। तो फीटस में भी जो एनर्जी मिलती है दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। और कौन से ऑर्गन से जो डिपेंडेंट है ग्लूकोज के ऊपर? तो ब्रेन से लेकर रीनल मेडुला, कॉर्निया, रेटिना और आरबीसी। और ये हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उसकी खुद की मैकेनिज्म नहीं होते हैं। तो मैकेनिज्म भी नहीं होते मतलब उसको रेडी सोर्स अवेलेबल चाहिए, और रेडी सोर्स कौन सा वाला होता है? दैट इज ओनली एंड ओनली ग्लूकोज अवेलेबल होता है। फिर कौन से कंडीशन में? फेड कंडीशन हो या फिर स्टार्विंग कंडीशन हो, तभी भी ग्लूकोज ही चाहिए रहेगा। बाकी सेल्स क्या करेंगे? दूसरे को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, लेकिन इसको ग्लूकोज देना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द ग्लूकोज, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा गैलेक्टोज। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ के रखे वाला है। गैलेक्टोज है, ये जो होता है वो फाउंड होता है इन द लैक्टोज में। ओके, अब ये जो होता है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होगा? मैमल्स में ये सिंथेसाइज होता है इन द मेमोरी ग्लैंड। ओके, और ये जो होता है वो कंपोनेंट है ग्लाइको प्रोटीन का, या फिर ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स का, या फिर प्रोटीओग्लाइकन्स का, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स का कंपोनेंट होता है गैलेक्टोज। फिर एक और नाम आया था मैनोज। अब ये नाम कहाँ से आया ये पता चलेगा कि ये आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द प्लांट मैनान्स। ओके, तो मैनान्स नाम के प्लांट से आइसोलेट किया गया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? मैनोज बोला जाता है। और ये पाया जाता है इन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द म्यूकोप्रोटीन में। और हमारा ये कौन हो गया? फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज इज फाउंड इन द शुगर, फ्रूट जूस, हनी। और ये फ्रुक्टोज जो होता है वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज रहता है इन द सेमिनल फ्लूइड्स। ओके, तो ये हो गए हमारे, अब कंप्लीट हो चुका है हमारा मोनोसैकेराइड्स। ओके, हाँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ लेंगे आज के लिए, और फिर आगे फिर हम लोग रुक जाएंगे, राइट। तो अभी हम लोग जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर कंटेनिंग 2 to 10 क्या है नंबर ऑफ द शुगर्स जिनमें होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। फिर 2 शुगर वाले को क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। 3 वाले को ट्राइसैकेराइड। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहला देख लेंगे दैट इज द डाइसैकेराइड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। इसका अभी जनरल फॉर्मूला होता है नॉर्मल, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2ON। लेकिन यहाँ पे डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cn, और यहाँ पे आता है हमारा H2O, इसमें डाल देंगे N-1। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के जनरल फॉर्मूला में फर्क आता है। ओके, अब बड़े वाला किससे है? बाय द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा लगे वाला है? अल्फा वाले कार्बन पे है या फिर बीटा वाला फॉर्म होता है, उसके ऊपर फिर डिपेंडेंट रहेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये एक डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन क्या रहेंगी? ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव द
two monomers or monosaccharides, they are called as the disaccharides. अब जो डायसैकेराइड्स भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो कहलाता है पहला होता है हमारा रिड्यूसिंग डायसैकेराइड्स और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग डायसैकेराइड्स, राइट। रिड्यूसिंग डायसैकेराइड्स मतलब वो डायसैकेराइड होते हैं जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता, कोई भी नहीं। मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है? अल्डोजेस में अल्डिहाइड और कीटोजेस में कीटोन। तो इसमें अल्डिहाइड और जो कीटोन है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ओके, सॉरी, फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। उल्टा हो गया क्या? ओके, फ्री फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो गए हैं? अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, रिड्यूस रिड्यूस कब करेगा? हाँ, और रिड्यूस कौन करेगा? अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो रिड्यूस, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स होते हैं जिनके पास में प्रेजेंट होता है फ्री फंक्शनल ग्रुप्स, और यहाँ पे जो नॉन रिड्यूसिंग हो वो होते हैं जिनके पास में नो फंक्शनल ग्रुप्स आर अवेलेबल, राइट। मतलब अब फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो चुके हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, राइट। क्योंकि दो हमारे पास में क्या है? मोनोमर्स है। इनमें या तो क्या रहेगा? अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, नहीं तो कीटोन ग्रुप रहेगा। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब वो शुगर को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है तो वो फ्रीली अवेलेबल रहेंगे, तो वो रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो डाइसैकेराइड्स है, पहला जो डाइसैकेराइड होता है इट इज कॉल्ड एज माल्टोज। ओके, माल्टोज जो होता है वो बने वाला होता है दो ग्लूकोज यूनिट से। और कौन से दो ग्लूकोज यूनिट है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो द अल्फा डी ग्लूकोज। एक्चुअली बने वाला कैसा है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। आइसोमाल्टोज भी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज किससे बने वाला है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, राइट। तो ये हमारे कौन से वाले कहलाते हैं? दीज आर द रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। और जो दूसरे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, जिसमें सबसे फेमस कौन सा वाला है? सुक्रोज, विच इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। ओके, अब कौन सा वाला ग्लूकोज है? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये वाला कौन सा है? बीटा डी फ्रुक्टोज। अभी अल्फा और बीटा जैसे नाम आ रहे हैं, इमेजिनेशन हो रहा है एनोमरिक वाला, एच एंड ओ एच वाला। ओके, तो यहाँ पे फिर इसके ये अलग अलग लिंकेजेस रहते हैं। अब हम लोगों ने नाम तो सुनने वाला है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, इसलिए हमको क्या देखना पड़ेगा? व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर्स एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जो हमारे डाइसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, डाइसैकेराइड्स तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी विल गो फॉर द रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, पहले बारे में क्या बोला हम लोगों ने? जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप फ्री है वो कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग। ओके, जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है वो कौन सा हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। अब दूसरे वर्ड्स में ऐसा कोई भी शुगर कंटेनिंग द हेमी एसिटल ग्रुप इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग शुगर। हेमी एसिटल और हेमी कीटल ये कैसे बने थे? अल्डिहाइड और कीटोन कंबाइनिंग विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो क्या बनता है? हेमी एसिटल और द हेमी कीटल। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा वाला है? हेमी एसिटल। ओके, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिटल बोला जाएगा तो कौन सा है? कीटल, राइट। तो इसमें जो वन OH ग्रुप और वन OR ग्रुप, ये हमारे अटैच किससे है वाले हैं? सेम कार्बन से अटैच हुए वाले हैं। ओके, और यहाँ पे भी दो हमारे, अब कीटल में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ दोनों भी कौन से वाले ग्रुप रहेंगे? OR ग्रुप रहेंगे, वो अटैच रहेंगे इन द सेम कार्बन में। ये जो होते हैं वो अटैच होते हैं, राइट। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है वो देखेंगे। तो ये जो हमारे शुगर्स जो है, ये शुगर्स कौन से फॉर्म में है? हेमी एसिटल फॉर्म में है। वो एग्जिस्ट करते हैं विद द रिंग ओपन फॉर्म में। ओके, अब ये जो शुगर्स है कौन से फॉर्म में है? हेमी एसिटल फॉर्म में है। तो ये जो हेमी एसिटल फॉर्म में मतलब कौन से वाले है? उसके पास में ये फ्री फॉर्म में क्या है? अवेलेबल है। ओके, अगर सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो फ्री वाली अवेलेबल है, और क्लोज स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हेमी एसिटल फॉर्म में है। अब याद रहेगा ओपन स्ट्रक्चर में कैसे रहेंगे वो?
फ्री अवेलेबल रहेंगे, लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हेमी एसिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो ये जो फॉर्म होता है वो रिएक्ट करता है विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है? दैट इज क्यूप्रिक आयंस इन द बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग टेस्ट में, या फिर Ag+ मतलब सिल्वर आयंस इन द टोलेंस टेस्ट में। इसलिए टोलेंस जो टेस्ट होती है उसमें मिरर बन जाता है, राइट। तो ये वाला हो गया हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे मोनोसैकेराइड्स में कौन से है? रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड राइबोज। बट डाइसैकेराइड्स में कौन से आते हैं? गैलेक्टोज एंड द लैक्टोज एंड द माल्टोज। ओके, फिर जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब ऐसे शुगर जिसमें अब हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं रहेगा। अपन कौन से लैंग्वेज में बात करें अभी? रिंग वाले। ओके, और अगर ओपन वाले में बात करेंगे तो नो फंक्शनल ग्रुप्स अल्डेहाइड और कीटोन ग्रुप्स आर अवेलेबल। लेकिन जब वो रिंग फॉर्म करते तो क्या फॉर्म करते हैं? हेमी एसिटल और द हेमी कीटल। तो मतलब या तो ओपन में अल्डेहाइड और कीटोन रहना चाहिए और रिंग में हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल रहना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? तो सबको लगता है ना बड़ा आसान है ये वाला, उतना नहीं होता है। तो ऐसे शुगर जिनके पास में विदाउट हेमी एसिटल्स होते हैं, दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि उसके जो एसिटल्स है दीज आर लॉक एंड दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द दैट, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये हेमी एसिटल्स इजीली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ये जो एसिटल्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। वो ऑलरेडी वो बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं। उसके लिए अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का को रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे तो ये शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मोनोमर्स में। मतलब जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है उसको हम लोगों को कौन से प्रोसेस से लेके जाना पड़ेगा? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मोनोमर्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग। इसलिए आफ्टर हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में अच्छा खासा उसको गर्म करेंगे वाटर डाल के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोमर्स में। और मोनोमर्स फिर कौन से वाले देते हैं रिएक्शन फॉर द रिड्यूसिंग शुगर, सच एज द बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर टोलेंस टेस्ट दे देते हैं। समझ में आ गया? तो ये वाला हो गया। अब हम लोग इनके थोड़े से जो डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े से ही है, वो देख लेते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जो कैपेबल होते हैं रिड्यूसिंग द अदर सब्सटेंसेस बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। और उसका एग्जैक्टली उल्टा, दैट इज दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कॉज द रिडक्शन। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ओके, लेकिन इसमें अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। और दूसरे कौन से यहाँ पे? सुक्रोजोन एंड द ट्रेहालोज। ओके, अब फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये दोनों भी काय के लिए है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर ये क्या देंगे? रिड्यूसिंग शुगर कलर रिएक्शंस देंगे। ओके, मतलब इस ये क्या करेंगे? जो कॉपर आयंस होते हैं उनको रिड्यूस कर देंगे। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये दोनों भी रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, अगर कलर चेंज हुआ, राइट, तो ये क्या कर देते हैं? कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे ये कलर प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे। अब ऑक्सीडेशन की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स, और हाँ, ओके, तो अब इसमें से कौन से वाले होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं? तो जिसमें फ्रीली अवेलेबल ऑलरेडी है। और वो कौन से वाले हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग नहीं हो सकते। फिर बारफोर्ड्स रिएक्शन, बारफोर्ड, ये बेनेडिक्ट, फेलिंग, बेनेडिक्ट एंड बारफोर्ड। ओके, इसका भी मैं आप लोगों को सबसे एंड में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके सीक्वेंस में हम लोग टेस्ट भी पढ़ लेते हैं। तो फिर ये वाली सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आया है तो देख लेते हैं। तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग के लिए टेस्ट होती है। ओके, तो ये वाली नॉन रिड्यूसिंग के लिए टेस्ट नहीं होती है, राइट। तो ये हो गया है। फिर केमिकल स्ट्रक्चर में इट कंटेन फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। ओके, फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सा होता है? यहाँ पे कोई भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं रहेगा। रहता है क्या? नहीं होता है। ओके, हाँ, बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ओके, तो
सिंपल लैंग्वेज में अगर ये रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड भी रहे, तभी भी वहाँ पे ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज रहता है, लेकिन किसके साथ में नहीं होता है? फंक्शनल ग्रुप्स के साथ में, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और लास्ट में आता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ द मोर देन, हाँ, 10 मोनोमर्स से बनने वाला है। अगर सेम रहे तो क्या बोलेंगे? होमोपॉलीसैकेराइड, और डिफरेंट डिफरेंट रहे तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो इसको हम लोग देखेंगे, कल डिस्कस करते हैं, राइट?